जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी का 22वां प्रैक्टिस सेट। साथियों, यहां पर हमने उन प्रश्नों को भी लिया हुआ है फिर से, जो कि पिछले प्रैक्टिस सेटों में आए थे, लेकिन उनका उत्तर बताने में हमसे कुछ त्रुटि हो गई थी। तो यहाँ पर आप उन सभी प्रश्नों सहित यहाँ के भी जो नए प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नोत्तरों को सीधे सटीक और सही रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आएगा तो एक लाइक उसके लिए ज़रूर कर देना, जो यह इतनी मेहनत कर रहा है। तो आइए दोस्तों, किसी प्रकार से देने करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बलदेव खट्टिक किसकी कविता है? तो धूमिल की है, लीलाधर जगूड़ी की है, या बलदेव वंशी की है, अथवा इनमें से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, लीलाधर जगूड़ी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, नौकर की कमीज के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक? असगर वजाहट, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, या मृदुला गर्ग। तो साथियों, यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प टिक करना है, विनोद कुमार शुक्ल। और जो ये आया है नौकर की कमीज, यह है उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखें। संदर्भ के लेखक हैं, तो संदर्भ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर विनय दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प टिक करिएगा, डॉक्टर विनय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोचीराम और पटकथा के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक? चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना है आपको, धूमिल जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाधि लेख के लेखक हैं, तो समाधि लेख किसने लिखा है? श्री राम वर्मा ने, श्रीकांत वर्मा ने, या दूधनाथ सिंह ने, अथवा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प टिक किया जाएगा, श्रीकांत वर्मा ने लिखा है समाधि लेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी की कौन सी रचना है, या इससे पहले भी आया हुआ है? यहाँ पर इसका सी विकल्प सही है, कोशिका घटवार। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं? दोस्तों, यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक किया जाएगा, प्रेमघन जी। चलिए अगला प्रश्न देखें। मधुमालती के रचनाकार हैं, तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? इसके बारे में हमने जो टॉपिक वाइज पढ़ा है वहाँ पर बताया, जो मधुमालती या झनमन झनमन ज़्यादा करती है, यानी मंझन। चलिए अगला प्रश्न देखें। शाहजहां के प्रवर्तक हैं, तो शाहजहां के प्रवर्तक कौन हैं? इनके बारे में आप सभी साथियों को पता होगा, ये हैं सरहपा जी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ये दिया गया है, आत्मजयी के लेखक हैं, तो आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका पहला वाला विकल्प टिक किया जाएगा, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। अगला प्रश्न आया हुआ है, ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? इसके बारे में भी आपको पता होगा, स्कूल से पढ़ते आए हैं इस चीज़ को। ये हैं धर्मवीर भारती। चलिए अगला प्रश्न देखें। किसान के रचनाकार हैं, तो किसान कृति किसकी है? यह किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होगा, एक राष्ट्र कवि हैं जिनका नाम यहाँ पर आया हुआ है, वो है मैथिली शरण गुप्त जी। इन्हीं की रचना का नाम है किसान। अगला देखिए, शिवा साधना नाटक है, तो शिवा साधना नाटक किसका है? प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का, या उदय शंकर भट्ट का। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प टिक किया जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी को। तो यही हैं शिवा साधना के लेखक। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। यहाँ पर दिया गया है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके बारे में आप सभी साथियों को पता है, सभी विकल्पों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हैं प्रसाद जी। अगला प्रश्न आया हुआ है, गोदान उपन्यास है, तो यह कैसा उपन्यास है? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी, या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो ऐसा प्रश्न इससे पहले भी आया हुआ था, और यहाँ पर आपको विकल्प टिक कर लेना है, पहला वाला, यानी यथार्थवादी। यदि आपको कोई संदेह हो तो गोदान उपन्यास खोलिए और वहाँ पर देख लीजिए, या इनकी विशेषताएं जहाँ पर लिखी गई हैं उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं, तो इसके बारे में भी आप सभी साथियों को पता होगा, तुलसीदास जी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता के लेखक कौन हैं? ये हैं बी वाले, यानी रामेश्वर शुक्ल अंचल जी।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सागर मुद्रा। तो सागर मुद्रा रचना आई है, इसके लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक किया जाएगा अज्ञेय वाला। सागर मुद्रा के लेखक जो हैं वो हैं सही व अज्ञेय। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है उदयभान चरित। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंशाअल्लाह खां। तो दोस्तों यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प टिक किया जाएगा, ये है मुंशी इंशाअल्लाह खां। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर आया है उपन्यास आधा गांव। तो यह किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का, रेणुका, राही मासूम रजा का अथवा भगवती चरण वर्मा का। दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक किया जाएगा राही मासूम रजा का है यह उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमन का राग। तो अमन का राग के लेखक कौन है दोस्तों? इसके बारे में भी आप सभी दोस्तों को पता होगा, यह है रचना शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न देखा जाए। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के सबसे पहले गद्यकार कौन माने जाते हैं? यहाँ पर एक बार में ही विकल्प टिक कर लो, लल्लू लाल को। यही हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार। अगला प्रश्न। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। तो आपने इनका जीवन परिचय पढ़ते हुए देखा होगा, कलाधर नाम आता है। किसका जीवन परिचय पढ़ते हुए? दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक किया जाएगा बी वाला, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आया है रूपाभ। दोस्तों ये जो लिखा है इसको भाग कर लीजिएगा। तो ये रूपाभ के संपादक कौन हैं? पंत, प्रसाद, निराला या हरिऔध। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा पंत, यानी पहला विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आपको पता होगा, एक बार में ही टिक कर लो, दोबारा है ना ऐसा प्रश्न, ये गारसादा तासी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माटी की मूर्तें। तो यह रचना है, इसकी विधा क्या है? विद्या नहीं, विधा होनी चाहिए, ठीक है। तो यह किस विधा की रचना है? दोस्तों यह है रेखा चित्र, यानी इसका भी विकल्प टिक किया जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसके बारे में आप सभी दोस्तों को पता होगा, ये था उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 1826 में शुरू हुआ कलकत्ता से। चलिए अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो जिसे ज़्यादातर विद्वानों ने माना है उसी को ही रामचंद्र शुक्ल ने माना है, या ऐसे कहें जिसे रामचंद्र शुक्ल ने माना है उसी को ही ज़्यादातर विद्वानों ने माना है। तो वो है बी विकल्प वाला, यानी परीक्षा गुरु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। तो फारसी भाषा में किसने टीका लिखी है? दोस्तों वो हैं आनंदी लाल शर्मा जी। अगला प्रश्न देखिए। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या हैं? जीवन वृत्त हैं, कथा कहानी है, आत्मकथा या निबंध हैं? दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प टिक किया जाएगा, ये हैं जीवन वृत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन सही सटीक कोई नहीं है। चूँकि हम आपको बता दें 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन किया था मुख्य रूप से, और उसके ठीक बाद में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने शुरू किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो बख्शी जी का नाम नहीं आया है। अगर आप टिक करना चाहेंगे तो किसको टिक करेंगे? पंडित देवीदत्त शुक्ल को, लेकिन फिर भी यहाँ पर बख्शी जी के अनुसार बेईमानी होगी, तो हम यहाँ पर दोस्तों हम किसी को नहीं टिक करेंगे। आपकी जो इच्छा होगी उसको आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है केशव कहीं न जाए का कहिए। तो केशव कहीं न जाए का कहिए यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृत से उद्धृत है? तो इसके बारे में आपको पता है, पिछले वीडियो में आया था किसने कहा है, तो उसका नाम हमने बताया था। यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी कृति का है, किस कृति का है। तो ये है विनय पत्रिका। तो किसने कहा है भाई? तुलसीदास जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि धूमिल का पूरा नाम था? तो धूमिल जी का पूरा नाम जो था वो है सुदामा पांडेय धूमिल।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो इनमें से ललित निबंधकार कौन नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही सटीक विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखें। तीसरी कसम फिल्म पर तो तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, यह है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है वामन दास। दोस्तों आपने फणीश्वर नाथ रेणु की रचना को पढ़ा होगा, इस तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम को, तो बड़ा मजा आता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। यहाँ पर दिया गया वामन दास, ये वामन दास होना चाहिए। इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, प्रति परिकथा, बलचनमा या मैला आंचल। यहाँ पर दोस्तों इसका सही विकल्प है मैला आंचल। चलिए अगला प्रश्न देखें। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर सभी विकल्पों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका विकल्प बी वाला टिक करना है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अगला दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर एक बार में ही विकल्प टिक कर लो, पहला वाला, उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर सन की बात करें तो 1972 मिला था। अगला दिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा, तो यह क्या है? दोस्तों इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, यह एक उपन्यास है, वो भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दुबे का छपरा नामक गांव में, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। यहाँ पर कविवचन सुधा थी, तो कविवचन सुधा क्या थी? एक कविता प्रतियोगिता या एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या एक साहित्यिक संस्था। तो दोस्तों यहाँ पर आप विकल्प टिक कीजिएगा, यह थी एक पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो दोस्तों आपको पता होगा इन्होंने शुरू किया था 1903 ईस्वी से, यानी इसका सी विकल्प टिक किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों रचनाएं दी गई हैं जिनका पहले सुमेल करना है और उसके बाद में कूट का चयन करना है। अगर एक दो की बात कर लेना तो इस प्रकार से आप किया करें, एक का मिलान कर लिए, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको ज़्यादा समय ना हो तो आप सीधे विकल्पों में घुस जाएं और उसमें देख लें कहीं ए से 4 को तो नहीं मिलाना है। अगर ऐसा कोई होगा बिल्कुल निराला तो वही हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डी विकल्प पर ए को 4 से मिलाया गया, ऐसा विकल्प एक ही है जिसमें ए 4 से मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं है। इसका मतलब यही सही है। आप परीक्षा में भी ऐसा कीजिएगा, एक दो को मिलाइएगा, पूरे पे समय मत गवाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, तो इनकी अंतिम कहानी कौन थी? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा इसका बी वाला, यानी कफन। दोस्तों ये जो है कफन कहानी, अगर इसकी बात करें तो ये तो हो गई इनकी अंतिम कहानी। साथ साथ में बात करें तो महाजनी सभ्यता इनका अंतिम निबंध था। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान। गोदान इनका पूर्ण उपन्यास था अंतिम, और मंगलसूत्र अंतिम इनका अपूर्ण उपन्यास था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। तो कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? यहाँ पर इसका बी विकल्प टिक किया जाएगा, प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कवि की महिला मित्र का नाम सुजान था? तो यहाँ पर इसका सी विकल्प टिक किया जाएगा, घनानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, यानी इनके नाम से किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है दोस्तों? ये विकल्प हो जाएगा गारसादा तासी। अगर आ जाए व्यवस्थित इतिहास की बात तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो इन्होंने संवत में जो बताई है वो बताई है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, यानी इसका ए विकल्प टिक किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दिया गया सी विकल्प पर राजा मुंज, भुंज लिखा है, इसको मुंज मानिएगा और यही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो जो नवीन रिपोर्टाज की परंपरा है वो आरंभ होती है लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर 51वां प्रश्न दिया गया है, किस रासो ग्रंथ को आला खंड यानी आल खंड के नाम से जाना जाता है? तो गजनी का धमाल यानी जगने का प्रमाल, यही सही है। चलिए अगला देखते हैं। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। तो गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या अव्यक्त अनुभव। तो गूंगे केरी सरकरा, गूंगा क्या करता है? कुछ नहीं बता पाता है लेकिन आनंद अनुभव करता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? तो वो कवि हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सुशिक्षित थे, सुशील थे, सुंदरदास जी। अगला देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो वो काव्य है दोस्तों, डी वाला विकल्प टिक कीजिएगा, प्रिय प्रवास। अगला देखिएगा, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यहाँ पर भी आपको पता होगा, ये हो जाएगा बी विकल्प, कितनी नावों में कितनी बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो कौन है ऐसे? यहाँ पर पहला विकल्प, दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा चौथा हो सकता है। यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा डी विकल्प, जयसी जी ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की। ये अगला देखिए, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो बात आ गई ना, वही हमने क्या कहा था, क्या टिक करना है दोस्तों? यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा, सरहपाद यानी सरहपा। अगला प्रश्न आया है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी में किसने लिखा था? ये लिखा था अमीर खुसरो जी ने। अगला देखो, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। तो क्या होता है? जहाँ पर संभावना की बात आती है तो वहाँ पर दोस्तों हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये डी विकल्प चुना जाएगा। अगला प्रश्न आया है, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं और जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। तो यहाँ पर आप कौन सा विकल्प टिक कर लेंगे? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा सी वाला यानी ब्राह्मण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक वाक्य, शुरुआत में कहा जा रहा है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प को चुनना है। चलिए आपको दिखा देते हैं ये सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। आप वाक्य देखिए और फिर विकल्प टिक कीजिएगा, पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों यदि यहाँ पर आपने विकल्प चुना होगा ये चौथा वाला, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये सही वाक्य हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, इसका सही रूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। तो आहा शब्द क्या है? यहाँ पर दोस्तों इसका सही हो जाएगा सी विकल्प, आहा शब्द है अव्यय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, सरसी छंद में होती है। तो सरसी छंद में क्या होती है, क्या होता है दोस्तों? ये पहला टिक करेंगे, दूसरा टिक करेंगे, तीसरा या चौथा? दोस्तों यहाँ पर इसका टिक किया जाएगा यह चौथा विकल्प यानी ये वाला, 27 मात्राएं, 16, 11 पर्यायति, अंत में गुर लघु। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प। अगर दोस्तों हम बात करें ना तो इसमें 4 चरण होते हैं या विषम मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अगला प्रश्न देखा जाए, ये दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? आचार्य नरेंद्र देव जी बनाए गए थे।
अगला प्रश्न देखो, भूतकाल के कितने भेद हैं? कितने भेद होते हैं दोस्तों बताइएगा, 7, 6, 9 या 4? यहाँ पर बी वाला विकल्प टिक किया जाएगा। इसके भेद होते हैं 6। अगला प्रश्न देखो, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में आया है घर से, तो घर से में कौन सा कारक है? जहाँ पर से किसी की दूरी बतला देते हैं और अलग होने में होता है तो वो हो जाता है अपादान कारक, यानी इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मतलब ऐसा शब्द है जो कि किसी क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो ऐसा शब्द किस वाक्य में आया हुआ है उस वाक्य को पहचानना है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा सी वाला, लड़का रोते रोते घर पहुँचा। तो यहाँ पर रोते रोते जो है यह क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखिएगा, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो आपके सामने ये अव्यवस्थित वाला रूप आ गया है, आप इसको जोड़िएगा फिर बताइएगा, सबके सामने नंबरिंग कर लेना और उसके बाद में जो आगे विकल्प दिखाएंगे उसमें जो मिलेगा आप टिक कर लेना। चलिए आगे हम आपको विकल्प दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप कौन सा विकल्प टिक करेंगे? यहाँ पर साथियों यदि आपने चुना होगा डी वाला विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो इसके बारे में सभी साथियों को पता है कि कवयित्री बोला जाता है कवि की स्त्रीलिंग को। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची हो, जल का हो, बादल का हो, ऐसे जब आ जाते हैं वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे समुद्र का हो तो क्या किया जाता है, जल के साथ में जो होता है जा लगा देते हैं तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है, और अगर दा लगा देते हैं तो बादल का हो जाता है, धी लगा देते हैं समुद्र का हो जाता है। इस प्रकार से आप याद कीजिएगा, ट्रिक से सब याद हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये बी वाला विकल्प जलद, जलद माने बादल होता है ना कि कमल। अगला प्रश्न देखो, तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है किसके अर्थ में होता है? दोस्तों इसका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। अगला प्रश्न आया है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। अगला प्रश्न देखो, नीलोत्पल शब्द में समास है। तो नीलोत्पल पद में कौन सा समास है? यहाँ पर आया है विशेष, और जहाँ पर विशेषण और विशेष का समास होता है उसको कहा जाता है कर्मधारय। दोस्तों यदि आप सभी समासों को देखना चाहते हैं ट्रिक वाइज तो आप हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक की लिंक हम यहाँ पर आई बटन पर ऊपर दे दिए रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर दिया गया है संधि से आया है, यदि आ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। तो ऐसा कहाँ पे होता है, किस संधि में होता है? दोस्तों आ या आ के बाद में जब ई या ई आती है तो ए हो जाना गुण कहलाता है, यानी यहाँ पर सी विकल्प इसका टिक किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है यहाँ पर राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसका दोस्तों डी वाला विकल्प चुना जाएगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होती है राष्ट्रीयता। अगला देखो, कोई और कुछ वाक्य का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो जहाँ कहीं भी कुछ निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित से ही संबंधित हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिएगा, तृण दिया गया है शब्द। तो तृण का क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची आपको ढूंढना है। यहाँ पर दोस्तों इसका सी विकल्प चुनिएगा, तिनका और घास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प चुना जाएगा, यानी जो लिखा है यही गलत है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं सुमेलित है, ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये दूसरा वाला सही सुमेलित नहीं है, कपास और करपट। और देखिएगा एक और भी है, ऐसा आया है ये डी विकल्प वाला दोस्तों, ये जो दिया गया प्रस्विन। प्रस्विन माने होता है पसीने से लथपथ, जबकि पसीना का यहाँ ऐसा कुछ बन नहीं रहा है तत्सम तद्भव का। तो जैसे अगर आ जाता पसीना का तत्सम रूप तो ये होता प्रस्वेद, तो सही हो जाता।
जब किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो रहे होते हैं उस समय सबको समान अंक दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? ये जो दिया गया है बी वाले विकल्प पर पराजय, इसमें उपसर्ग है परा और जय शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, मति शब्द के षष्ठी विभक्त एक वचन का रूप है। तो मति शब्द का जो षष्ठी विभक्त एक वचन रूप बनता है वो बनता है मतेह और मत्याह, यानी दो रूप बनते हैं। यहाँ पर आया है मत्याह, तो इसी को टिक कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाची का उदाहरण है? तो कर्मवाची कहाँ पे होता है? जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार लगती है। यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करेंगे? दोस्तों यहाँ पर पहला वाला विकल्प टिक किया जाएगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। अगला प्रश्न देखो, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? दोस्तों ये बी वाला विकल्प टिक किया जाएगा, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न आया है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो किस शब्द से आप इस लाइन को पूरा करेंगे? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार क्या किए? आमरण अनशन किए, यानी इसका सी विकल्प हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आया है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। हमने क्या बताया था? जहाँ पर क्रिया की जो विशेषता बतलाता है शब्द उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। यहाँ पर जो धीमा तेज है यही विकल्प टिक कर लेना है। जहाँ कहीं भी धीमा तेज हो जाए या कोई रंग बतला रहा हो, इसी प्रकार से जब आ जाता है तो वो हो जाता है, क्या होता है? हमने बताया था वो होता है विशेषण, और यहाँ पर क्रिया की विशेषता बतला रहे इसलिए क्रिया विशेषण। अगला देखिएगा, मूक शब्द का विलोम है। तो मूक शब्द का विलोम क्या होता है? यहाँ पर सी विकल्प टिक कीजिएगा, वाचाल। अगला प्रश्न दिया गया है, सुख दुख के बीच। तो सुख दुख बीच में लगा भी है, बीच लगने वाला जो दिया गया है ये चिन्ह, ये क्या कहलाता है? आपको पता होगा ना, ये क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है, और जो जोड़ने की बात करता है तो भाई उसको क्या कहेंगे? उसको योजक चिन्ह कहेंगे, यानी इसका बी विकल्प चुना जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी सी वाला विकल्प वाला, यानी युग्मक ध्वनि। इसको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। किसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन? ये जो आया है दो बार ना, और द्वित्व किसका होता है? ये आप याद रखिएगा हमेशा, जो पांचों वर्ग होते हैं यानी कचट तप्पा, उनके पहले तीसरे और पांचवें वर्णों के द्वित्व होते हैं। द्वित्व मतलब होता है वही जो वर्ण होता है दो बार आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया है। अगला प्रश्न देखिएगा, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक किया जाएगा तत्पुरुष वाला, तत्पुरुष समास है योगदान में। अगला देखो, संधि से आया है। ये तो बताया था हमने कि उच्छ्वास में जो सही संधि होती है इसका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है उत्श्वास, यानी इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमेशा अपना मतलब साधता है उसको क्या कहते हैं? आप कहते ही होंगे बड़े स्वार्थी हो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मुखी पीछे शब्द हो गया और उससे पहले उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? बहिर, यानी ये पहला वाला विकल्प टिक किया जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? क्या बात कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, आप विकल्पों को देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। साथियों यहाँ पर यदि आपने चुना होगा इसका विकल्प बी वाला, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह मिश्र वाक्य नहीं है। बाकी सब क्या है? मिश्र वाक्य हैं। अगला देखो, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तो यह उक्ति किसकी है? दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद की, या नगेंद्र की, अथवा रामचंद्र शुक्ल की? साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है यह उक्ति, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मर्यादा दिया गया है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? इसके बारे में आप जानते होंगे, इसके बारे में तो सभी साथियों को पता होना चाहिए कि मर्यादा जो है ये है द्विवेदी युग की पत्रिका, यानी इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को
उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ आप देखिए, ये दी गई हैं काव्य पंक्तियाँ और उसके बाद में उसके लेखक हैं। तो किसके साथ में किसका मिलान करेंगे? यहाँ पर है भगति है ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। यह पंक्ति है दोस्तों ये तुलसीदास जी की। ठीक है, आपने यहाँ पर एक मिला लिया, ऐसे आप मिलाइएगा। हमने क्या ट्रिक दिया था आपको याद होगा ना। चलिए आइए आप उस ट्रिक को यहाँ पर फॉलो कीजिए, फिर आइए हम आपको दिखाते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। साथियों यहाँ पर यदि आपने विकल्प चुना होगा सी वाला तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, ये विकल्प हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द। तो कृतज्ञ शब्द आया है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो ये बहुत घिसा पिटा आ गया है। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ माने एहसान मानने वाला, कृतज्ञ माने होता है एहसान न मानने वाला। तो इस प्रकार से विपरीत। संकीर्ण का बताइएगा, इसका क्या होगा? संकीर्ण का हो जाएगा उल्टा विकीर्ण, यानी इसका से विकल्प टिक किया जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द। तो ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आप चुनिएगा कि मृगधर का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों यह तो हो गया आपके लिए होमवर्क। आपको करना कैसे, जवाब कैसे देना है दोस्तों। ज़्यादा साथियों को हमने देखा है वहाँ पर सीधे से उत्तर लिख देते हैं। भाई आप होमवर्क टाइप करें, उसके बाद में फिर ये जैसे यहाँ पर आया है 99, उसको 99 लिखें और फिर जो विकल्प सही होगा उसको लिखिएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग इसी प्रकार से आप टाइप करके उत्तर देंगे, हम तक पहुँचाएँगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आया है पराग। तो पराग के बारे में बताइएगा, इसका पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? भारतीय, फूल, सुगंध या सुकुमार। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। पराग जो होता है देखिए ये बिल्कुल अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो यहाँ पर पराग का पर्यायवाची कोई नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर थोड़ा सा मिलान देखें तो सुगंध से थोड़ा ऐसा कर सकते हैं कि इसका साथ रहता है, लेकिन साथ से नहीं होता, पर्यायवाची आपको ढूंढना। तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं सही होगा मेरे ही हिसाब से। अगर आपके हिसाब से कोई सही होता है तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया दोस्तों शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। दोस्तों यहाँ पर एक आया है, एक मतलब 101, ऐसे आप जोड़िएगा। तो यहाँ पर शतरंज शतिका के कृतिकार रचनाकार कौन हैं? दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा भिखारी दास, यानी पहला विकल्प टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा प्रेम पथिक। ये जो पथिका आया बड़े की मात्रा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? आपको पता होगा, ये है ब्रजभाषा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद दिया गया है, ये कृति है, तो इसके कृतिकार, इसके रचनाकार, इसके लेखक कौन हैं? दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवदान सिंह चौहान, यानी पहला विकल्प टिक किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आया है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। तो ऐसे कौन से लेखक हैं? दोस्तों यहाँ पर सी वाला विकल्प चुना जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। दोस्तों आपने कुछ शक किया होगा इसके ऊपर, अगर आपको शक है तो आप पढ़ लीजिएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा कृत हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, वहाँ पर इसका पूरा समाधान मिल जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है शब्द में कौन सी संधि है? ये शब्द दिया गया है पवन, तो पवन में कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर अयादि होती है, ये हो जाएगा सी विकल्प सही, पोधन अन होता है पवन। अगला दिया गया है सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके लेखक दोस्तों कौन है? यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों हम इसके बारे में बता दें, जैसे कि ये है सुमित्रानंदन पंत, ये है आलोचनात्मक कृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है साथियों? यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वाला, यानी रामचंद्र वर्मा। दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी 1921 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है नाभादास कृत भक्तमाल, भक्तमाला मत मानिएगा, ये है भक्तमाल। तो
इसकी भाषा क्या है? तो नाभा दास जी ने दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा है, ये बी विकल्प इसका टिक किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो कि उर्दू में किस नाम से लिखते थे? आपको पता है ये दोस्तों लिखते थे नवाब राय के नाम से, और जब इनकी कृति सोजे वतन जब्त कर ली गई थी उस समय इनको नसीहत दी गई थी कि आप नवाब राय जी आप कृति नहीं कर सकते, आप रचनाएं नहीं लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया था। ये जुगाड़ी थे, बहुत होशियार भाई, आप इनके बारे में जानते ही होंगे, प्रकांड विद्वान हैं। ये दिया गया है महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। तो महाभोज उपन्यास किसने लिखा है? दोस्तों ये हैं मन्नू भंडारी जी, इन्होंने लिखा है महाभोज उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी नागर अपभ्रंश या मागधी से। इसका साथियों पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हरियाणवी या बांगरू बोली विकसित हुई। अगला देखिएगा, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प टिक किया जाएगा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है कठ गुलाब। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कंठ गुलाब, लेकिन कंठ नहीं है, कठ है, ठीक है। तो कठ गुलाब किसकी रचना है? यहाँ पर आप यदि विकल्प चुने होंगे मृदुला गर्ग को तो बिल्कुल सही चुने होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। निराला की रचना है जूही की कली, या किसका उदाहरण है? किस छंद में लिखा गया ये है? तो दोस्तों यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मुक्त छंद में लिखी गई ये रचना है। अगला देखो, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। तो यह छंद कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा ये बी वाला, यानी इसमें छंद है सवैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण का वास्तविक नाम था। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? हमने पिछले वीडियो में बताया है कि इनका नाम वास्तविक था घनश्याम, लेकिन अगर बात करें तो इनका नाम पतिराम भी मिलता है, मणिराम भी मिलता है। लेकिन स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो कोई भी विद्वान, मतलब ज़्यादातर विद्वान इसके साथ में सहमत नहीं हैं। तो चूंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ स्पष्ट किसी को नहीं है। अगला देखिएगा, पंत जी की पहली रचना है। तो इनकी पहली रचना कौन सी है? ये सी विकल्प चुनिएगा, गिरजे का घंटा। अगर हम बात कर लेना इसका प्रकाशन वर्ष तो ये है 1916, और बीड़ा का प्रकाशित हुई थी 1918 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये, यहाँ पर इस पंत को शुरुआत में लगाइए और प्रसाद को बीच में लाइए। तो पंत प्रसाद और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा दिनकर, यानी इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगर हम इसके बारे में भी बता देना चाहेंगे कि ये जो है ये दिनकर का निबंध संग्रह यह 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर दिया गया है प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो हमने तो बताया था, कितनी बार बताए हैं कि सोजे वतन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तभी इनको नसीहत दी गई थी कि आप नवाब राय के नाम से नहीं लिख सकते। तो वहाँ पर तो नाम की बात नहीं कहा गया था, नहीं लिख सकते, लेकिन इन्होंने युक्त सोची, इन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। ये बताइएगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा ऐसा शब्द जो आकाश का पर्यायवाची नहीं? ये हो जाएगा डी विकल्प, अवनी। अवन माने होती है पृथ्वी। अगला देखिएगा, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। तो यह आकाश गंगा किसका काव्य संग्रह है? दोस्तों ये है राम कुमार वर्मा का, यानी इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार जी जो हैं वो हैं मुकुटधर पांडेय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो इस का यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करेंगे? दोस्तों ये विकल्प सही हो जाएगा श्री राम शर्मा, यानी इसका बी विकल्प चुना जाएगा। चलिए अब आइए हम आज का अंतिम और 125वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले आप इस 36 को 35 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तो आपको मालूम ही होगा, चलो ज़्यादा चाले नहीं चलना है, इसका बी वाला विकल्प टिक कर लो। 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना दोस्तों लंदन में हुई थी और इसके प्रणेता सज्जाद जहीर जी हैं।
साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।